हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से हम हाजिर हैं, ठीक है, आपके लिए अपनी जो सीरीज चल रही है छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य संस्कृति के बारे में, ठीक है, उसका अगला पार्ट लेकर हम आज आए हैं। और आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर जो आए हैं वो है छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य का जो इतिहास है, उसका काल विभाजन किस प्रकार हुआ था उसको देखेंगे आज हम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ी हिंदी जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो है ये हिंदी भाषा समूह की पूर्वी बोली समूह की क्या है, एक बोली है, ठीक है। हिंदी और उसकी बोलियों में साहित्य रचना जो है वो कब प्रारंभ हुआ था, हिंदी और उसकी बोलियों में तो अपभ्रंश के बाद आरंभ हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में साहित्य सृजन जो है दोस्तों लगभग 1000 वर्ष पूर्व से आरंभ हो चुका है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी साहित्य को उसकी विशेषताओं के आधार पर सामान्यतः निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है दोस्तों। सबसे पहला काल हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी साहित्य में आदिकाल या वीरगाथा काल या गाथा युग बोलेंगे, जिसे 950 ईस्वी से 1450 ईस्वी के मध्य माना जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं सीधे आधुनिक काल, जो कि 1850 से जो अभी चल रहा है वहाँ तक, उसको आधुनिक काल मान सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ी साहित्य का आदिकाल या वीरगाथा काल, ठीक है, इसमें क्या हुआ दोस्तों, इस युग में हिंदी भाषा के साहित्य के परंपरा के अनुरूप छत्तीसगढ़ी में भी प्रेम और वीरता से ओतप्रोत रचनाएं की गई, ठीक है। जैसे प्रेम गाथा में वीरगाथा काव्य का सृजन किया गया, जैसे कि अहिमन रानी, केवला रानी और रेवा रानी, ठीक है भाई। प्रेम गाथा में वीरगाथा काव्य का सृजन हुआ, ठीक है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसके लिए अहिमन रानी, केवला रानी और रेवा रानी को, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इस समय धार्मिक पौराणिक कथाएँ कौन सी प्रचलित थीं। तो एक थी फूलवासन गाथा और दूसरी थी पंडवानी गाथा। फूलवासन गाथा में क्या था, इसमें था सीता और लक्ष्मण जी का संवाद के बारे में दिया है। और जो पंडवानी भी प्रचलित था, जो कि दोस्तों वीर रस पे वीर गाथा पे प्रचलित था ये भी, तो द्रौपदी की तीजा गाथा का वर्णन जो इसमें पंडवानी में उस समय के था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें प्रमुख साहित्यकार में वीरगाथा काल आदि काल में, तो उसमें जो लक्ष्मी निधि कर्ण राय, ठीक है, लक्ष्मी निधि कर्ण राय पर एक कवि था दलराम राव, इसने एक प्रशस्ति छत्तीसगढ़ पर प्रकाश डालने वाली प्रथम कविता मानी जाती है। जो इसकी दलराम राव की प्रशस्ति है, ठीक है, प्रशस्ति छत्तीसगढ़, और जो उनकी एक प्रशस्ति थी जो कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी पर प्रकाश डालने वाली प्रथम कविता मानी गई है, ठीक है। वो कविता कौन सी है, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीस में ना गढ़ैया रही, मर्द उसी रही नहीं, मर्दन के फेर, हिम्मत से ना लड़ैया रही, ठीक है। ये पंक्ति जी थी जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा पर प्रकाश डालने वाली प्रथम कविता मानी जाती है, जो कि खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय का जो कवि था दलराम राव, ठीक है, इनकी प्रशस्ति में ये लिखा था, ठीक है। अन्य कवि को आप उतना ध्यान नहीं दे तो भी चलेगा। यहाँ पे हम आगे चलते हैं दोस्तों, हम आ जाते हैं मध्यकाल में, ठीक है। मध्यकाल को दोस्तों भक्ति युग के नाम से जाना जाता था, और यहाँ प्रसिद्ध था धर्मदास जी। उसके बाद आगे भी हैं कुछ, ठीक है। तो धर्मदास ये जो है कबीर दास के शिष्य माने जाते हैं, ठीक है। और धर्मदास जी का जो जन्म हुआ था वो कबीर धाम में हुआ था। इनका हम देखें पदों का संकलन क्या क्या है, तो इसमें पहले ये देख लीजिए, तो धर्मदास था छत्तीसगढ़ के प्रथम सशक्त कवि माने जाते हैं, ठीक है। धर्मदास जी छत्तीसगढ़ के प्रथम सशक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो पद था वो संकलन क्या था, जमुनिया की डार मोरी टोर देव हो, जमुनिया की डार मोरी टोर देव हो, एक जमुनिया के 14 डारा, सार शब्द लेके मोड़ देव हो, सार शब्द लेके मोड़ देव हो। ये इनकी जो है पद का संकलन था, ठीक है। उसके बाद गुरु घासीदास जी भी
मध्यकाल से संबंधित थे, भक्ति काल से। ठीक है, इनका मत क्या था, ये सतनाम पंथ के संस्थापक माने जाते थे, है ना। ये दोस्तों हालांकि विशुद्ध कवि नहीं थे। इनकी वाणी के लिए हमको याद रखना है, चलो चलो हंसा अमर लोक जैबो, यहाँ हमर कोनो नहीं है। ये गुरु घासीदास जी की वाणी का उद्गार था। ठीक है, उसके बाद हम देखें दोस्तों तो वीर गाथा काल की अगर हम कुछ रचनाओं के बारे में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फूल कुंवर देवी की गाथा, इसके अलावा कल्याण साय की गाथा और ढोला मारू और नगेसर कैना। ठीक है, ये वीर गाथा रचनाएं हैं। ठीक है, इन रचनाओं में क्या है, वीर गाथाओं के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो हम तो मध्यकाल देख रहे थे, तो ये बीच में ये वीर गाथा रचनाएं कहाँ से आ गई, तो अब वीर गाथा रचनाओं के रूप में इन्हें याद रख सकते हैं, फूल कुंवर की देवी गाथा को और कल्याण साय की गाथा, साथ ही साथ ढोला मारू और नगेसर कैना। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन साहित्यकार के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने धर्मदास और गुरु घासीदास जी के बारे में देखा, वो तो संत वगैरह थे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे आइए कवि वगैरह के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गोपाल मिश्र। ठीक है, यह जो रतनपुर के राज कवि एवं दीवान, ठीक कौन था यार, गोपाल मिश्र। ये था रतनपुर का राज कवि और दीवान के रूप में जाना जाता था, और छत्तीसगढ़ में हिंदी के प्रथम सशक्त कवि माना जाता है। किनको, गोपाल मिश्र को। छत्तीसगढ़ में अपने यहाँ हिंदी के प्रथम सशक्त कवि के रूप में इन्हें जानते हैं। इनकी रचनाएं अगर देखें तो खूब तमाशा, भक्ति चिंतामणि और सुदामा चरित्र और राम प्रताप, ये गोपाल मिश्र की रचनाओं में शामिल है। अगर इनकी रचनाओं के लिए हम ट्रिक देखें तो गोपाल मिस्त्री खूब क्या करता था, कमाता था, लेकिन वो चिंता के मूड में रहता था दोस्तों। उसका सुंदर मन और चरित्र था और राम राम कहता था, है ना। तो देखिए, खूब कमाता था तो खूब तमाशा हो गया, चिंता में डूबा रहता था तो चिंतामणि हो गया, और उसका सुंदर मन और चरित्र था सुदामा चरित्र, है ना, राम राम कहता था। तो राम प्रताप की रचना इन्होंने की है। ठीक है, तो इस प्रकार इनकी रचनाएं भी हो गई, है ना। आगे चलते हैं हम। ठीक, आगे हम आए तो देखेंगे अब बाबू रेवाराम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इनकी संस्कृत रचनाओं को देखते हैं। ठीक है, एक रचना है इनकी गीत माधव के बाद गंगा लहरी, उसके बाद नर्मदा अष्टक, फिर रामायण सार, ब्राह्मण संत, ब्राह्मण स्त्रोत, विक्रम विलास, कृष्ण लीला। ठीक है, ये जो है हिंदी रचना इनकी दो जो है, बाकी जो है संस्कृत रचना है गीता माधव, गंगा लहरी, नर्मदा अष्टक, रामायण सार और ब्राह्मण स्रोत। हिंदी की रचना में इनकी विक्रम विलास और कृष्ण लीला है। ठीक है, किनकी, बाबू रेवाराम की। ठीक है, इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाया है, आप देखिए इसको। ठीक है, एक ब्राह्मण बाबू रेवाराम क्या करता था, गीत गाता था, हो गया गीत माधव। गीत गाता था गंगा नर्मदे कह के, तो गंगा लहरी, नर्मदा अष्टक हो गया, गंगा नर्मदे करके गीत गाता था, और रामायण सुनता था वो, तो रामायण सार। ठीक है, कृष्ण लीला भी सुनता था, तो ये हो गया कृष्ण लीला, लेकिन वो अचानक विलासी हो गया, तो विक्रम विलास। ठीक है, और ब्राह्मण था तो ये ऊपर में है ब्राह्मण, है ना, लेकिन अचानक वो विलासी हो गया, विलासी जीवन जीने लगा, ऐसा करके याद कर सकते हो। ठीक है, तो बाबू रेवाराम की रचनाएं आपको चुटकियों में याद हो जाएंगी इससे। इसके अलावा भी एक ट्रिक है दोस्तों, ये मध्यकालीन से संबंधित रचना वगैरह से कुछ ट्रिक है, ये मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, मध्य में मिश्रण करो सभी को, जो लस लसाए हैं लदियाए हैं लसलिसाए रदियाए रवों को। चलिए इसको छोड़ते हैं, देख लेना अगर आपको इसमें कुछ बन रहा है तो। मध्य में अर्थात मध्यकाल में कुछ
रचना वगैरह या फिर कवि से संबंधित हो गया। ये गोपाल मिश्र तो मिश्रण है ना, सभी को, तो लस लसाए से क्या हो रहा है यार, ये तो पता नहीं चल रहा। लक्ष्मण हो सकता है, प्रहलाद हो सकता है ना। हाँ, मेरे को ये लगता है लक्ष्मण कवि मध्यकाल से संबंधित है ना, ये लक्ष्मण कवि भी और प्रहलाद दुबे भी, तो हो सकता है मध्य में मिश्रण करो है ना। अब मिश्रण यानी जो गोपाल मिश्र, ठीक है, वो देखा हमने। और रेवाराम, अच्छा रेवाराम अर्थात रवो को, अच्छा ये मध्यकाल के जो कवि है ना उनसे संबंधित है। मध्य में मिश्रण करो तो गोपाल मिश्र, सभी को, तो सभी को से आपका हो जाएगा हाँ, जो लसलसाए से अब लक्ष्मण रख सकते हो दोस्तों। और लसलसाए लद्दियाए से प्रहलाद, लाद से लाद, ठीक है। रवों से बाबू रेवा राम याद रख सकते हो, ठीक है। तो मध्य में मिश्रण करो सभी को, जो लसलसाए लद्दियाए रवों को, है ना। तो जो लक्ष्मण कवि है इनकी रचना है भोंसला वंश की प्रशस्ति, ठीक है। प्रहलाद दुबे की रचना है चंद्र जय चंद्रिका, ठीक है। ये भी मध्यकाल से ही संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम। उसके बाद हम आ जाते हैं आधुनिक काल में, ठीक है। आधुनिक काल में हम देखते हैं प्रारंभिक साहित्य के बारे में आधुनिक काल का। तो वहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं साहित्यकार नरसिंह दास वैष्णव, ठीक है। इनकी रचना थी शिवायन, ठीक है। नरसिंह दास वैष्णव की रचना याद रखेगा शिवायन, ठीक है। उसके बाद सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ी दान लीला की रचना की थी सन 1912 में। और उसके बाद गोविंद राम विट्ठल, इन्होंने नागलीला बनाया था। विट्ठल इट्ठल नागलीला, विट्ठल इट्ठल नागलीला किया, ऐसे करके। लोचन प्रसाद पांडे भूतहा महल, ठीक है। लोच लोच के भूत ने क्या किया, मार डाला। लोचन प्रसाद पांडे भूतहा महल। मुकुटधर पांडे मेघदूत जो था उसका छत्तीसगढ़ में अनुवाद किया इसने। मुकुटधर पांडे ने जो कालिदास का मेघदूत था ना उसका इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया। बिसाहू राम मिश्र, इन्होंने रचना की थी कृष्णायन की, ठीक। तो आधुनिक काल में हमने प्रारंभिक साहित्य में देखा नरसिंह दास वैष्णव का शिवायन, ठीक है। सुंदरलाल शर्मा का छत्तीसगढ़ी दान लीला, गोविंद राव विट्ठल का नाग लीला, लोचन प्रसाद पांडे का भूतहा महल, मुकुटधर पांडे का मेघदूत में जो इन्होंने मेघदूत का छत्तीसगढ़ अनुवाद किया, बिसाहू राम मिश्र का कृष्णायन, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की भावना से ओतप्रोत कुछ रचनाएं जो थी, ठीक है। जैसे कि गिरवर दास वैष्णव, ठीक है, इन्होंने छत्तीसगढ़ी सुराज की रचना किया था। उसके बाद पुरुषोत्तम दास, इन्होंने कांग्रेसी आल्हा नामक रचना किया था। उसके बाद कपिल नाथ मिश्र, इन्होंने खुसरा चिरई की बिहाव, क्या रचना किया था, खुसरा चिरई की बिहाव, कपिल नाथ मिश्र जी ने। किशन लाल ने क्या रचना किया था, तो लड़ाई के गीत, लड़ाई के, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, लड़ाई करा दिया, महाभारत, ऐसा करके आप याद रख सकते हो। हालांकि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भगवान ने वहाँ लड़ाई कराया था, ये अपने ट्रिक के लिए हम ऐसा बना रहे हैं। तो किशन लाल लड़ाई के गीत, कपिल नाथ मिश्र खुसरा चिरई के बिहाव। उसके बाद पुरुषोत्तम दास ने कांग्रेसी आल्हा की रचना की थी। और गिरवर दास ने छत्तीसगढ़ी सुराज, गिरवर दास ने क्या रचना किया था, छत्तीसगढ़ी सुराज। ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन से ओतप्रोत भावना भरी वाले जो कुछ रचनाएं थी वो हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में दोस्तों, अब हम एंटर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक की रचना। इनमें सबसे पहले आता है अकादमी और अनचिन्हार, छत्तीसगढ़ी लोक कथा, एक रुख एक शाखा, ठीक है। छत्तीसगढ़ी लोक कथा और एक रुख एक शाखा, भोजली, ठीक है। ये जो है छत्तीसगढ़ की त्रैमासिक पत्रिका थी, त्रैमासिक पत्रिका। उसके बाद छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार, प्रथम समीक्षात्मक रचना इसे बोला जाता है, जिसमें समीक्षा वगैरह भी किया गया था।
मुकुटधर पांडे की साहित्य संगीत साधना भी इन्होंने लिखा है, जिसके साथ में लिखा कावेरी दाभड़कर भी इसके साथ में थी जब इन्होंने मुकुटधर पांडे की साहित्य संगीत साधना नामक रचना की। समीक्षा ग्रंथ के बारे में देखते हैं तो समकालीन विमर्श के बदलते प्रतिमान, ठीक है, एक समीक्षा ग्रंथ भी इन्होंने लिखा जिसका नाम था समकालीन विमर्श के बदलते प्रतिमान। इसमें साथ दिया इनका डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा ने, ठीक है। ये तो हम देख रहे हैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक, ठीक है, इनकी समीक्षा ग्रंथ थी, इसमें उसने सहायता किया। इसके अलावा हम देखेंगे तो लोक व्यवहार एवं कार्यालयीन छत्तीसगढ़ की रचना भी इसने किया विनय कुमार पाठक ने, और विनय कुमार पाठक ने छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण लिखा। इसमें डॉक्टर विनोद वर्मा भी इनके साथ शामिल था, ठीक है। तो एक नज़र मारते हैं छत्तीसगढ़ी और अनचिन्हार छत्तीसगढ़ी लोक कथा एक रूप एकेच शाखा भोजली। भोजली छत्तीसगढ़ी त्रैमासिक पत्रिका था, छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार जिसमें प्रथम समीक्षात्मक रचना माना जाता है। इसके अलावा इसने मुकुटधर पांडे की साहित्य संगीत साधना की रचना किया, एक समीक्षा ग्रंथ लिखा समकालीन विमर्श के बदलते प्रतिमान, जिसमें इनका साथ दिया विनय कुमार वर्मा ने। लोक व्यवहार एवं कार्यालयीन छत्तीसगढ़ का भी इसने रचना किया था। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण साथ में डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा के साथ इसने लिखा था। उसके बाद हम देखते हैं सीधे डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा के ही बारे में देख लेते हैं, है ना। डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, इन्होंने जो रचना की उनमें शामिल था मछुआरे की लड़की। ये जो है कहानी था दोस्तों, मेरी प्रतिनिधि कहानियाँ विमर्श के निष्कर्ष पर, ठीक। उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ का मानकीकरण, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण जो लिखा इन्होंने विनय कुमार पाठक के साथ मिलकर, किसने, विनय कुमार वर्मा जी ने, ठीक है। तो इसके याद रखिए मछुआरे की लड़की, मेरी प्रतिनिधि कहानियाँ, और याद रखना है छत्तीसगढ़ का मानकीकरण, और एक याद रख लीजिए छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण, ठीक। तो डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा के बारे में इतना याद रखेगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे, हम यहाँ देखते हैं सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से जाने जाते थे, साथ ही छत्तीसगढ़ काव्य के भारतेंदु भी इन्हें कहा जाता था। इसके नाम से प्रसिद्ध था सुंदरलाल शर्मा जी। और इनकी रचनाएं में देखें तो इनकी काव्य रचना है छत्तीसगढ़ी दान लीला। कृष्ण लीला पर श्रृंगार प्रधान रचना है ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ी जो दान लीला है ये कृष्ण लीला पर आधारित श्रृंगार प्रधान रचना है। अगर हम बात करें काव्य वार्षिणी राजीव प्रेम पीयूष, ये भी इनकी ही रचना है, ठीक। इस एक खंड काव्य है जिसे बोला जाता है कंसवत, ठीक है। इनका नाटक भी है विक्रम शशिकला, पार्वती परिणय, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव आख्यान, सीता परिणय, ठीक है। इनकी जो नाटक है दो सुंदरलाल जी का, उनमें शामिल है विक्रम शशिकला, पार्वती परिणय, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव आख्यान, साथ ही साथ सीता परिणय, ये सभी इनकी नाटक में शामिल हैं। उपन्यास भी इनके देख लेते हैं सुंदरलाल शर्मा जी का, तो करुणा पच्चीसी इनकी एक उपन्यास थी। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्म आख्यान, उसके बाद सच्चा सरदार, ठीक है, इनके उपन्यास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ी रामायण भी इन्होंने लिखा था, ठीक है, जो कि अप्रकाशित था, छप नहीं सका। उसके बाद दुलरवा पत्रिका, ठीक है, क्या दुलरवा पत्रिका की रचना भी सुंदरलाल के द्वारा किया गया था। अब हम आते हैं सीधे दोस्तों लोचन प्रसाद पांडे पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के आधार स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं ना लोचन प्रसाद पांडे। अनेक प्रामाणिक शोध इन्होंने किए, ऐतिहासिक सामग्री एवं व्याकरण के रचयिता माने जाते हैं। साहित्य वाचस्पति की उपाधि भी लोचन प्रसाद पांडे को दिया गया है। ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि साहित्य वाचस्पति की उपाधि इनको मिली है लोचन प्रसाद पांडे को। इनकी एक रचना है कलिकाल, जो कि प्रथम छत्तीसगढ़ी नाटक कहलाता है। इसके अलावा किरारी का काष्ठ स्तंभ, गुंजी का शिलालेख और रघुवर सार इनकी रचनाओं के अंतर्गत शामिल हैं। इन्होंने ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी, इसकी भी रचना की है। क्या, ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी, ठीक, इनकी रचना है लोचन प्रसाद पांडे की। तो लोचन प्रसाद पांडे के बारे में हम देख लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सुखलाल प्रसाद पांडे। सुखलाल प्रसाद पांडे, और इन्होंने रचना किया था गियाँ और भूल भुलैया।
गिया और भूल भुलैया। ये जो गिया और भूल भुलैया है, इसके अलावा पुरुझुरु, पुरुझुरु में शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। ठीक है, शुक्लाल पांडे ने जो पुरुझुरु रचना किया है, ये क्या है? ये है शेक्सपियर की नाटक। ठीक है, कौन सा नाटक? कॉमेडी ऑफ एरर्स। ठीक है, इस जो था शेक्सपियर का नाटक, उसको छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया किसने? शुक्लाल पांडे ने। इसके अलावा गिया और भूल भुलैया भी शुक्लाल पांडे की एक रचना है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। शुक्लाल पांडे को देखने के बाद हम देखेंगे गिरिवर दास मुकुटधर पांडे के बारे में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनको हिंदी में छायावाद के प्रवर्तक साहित्य माना जाता है भाई, हिंदी में, पूरे हिंदी में। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे के ये क्या थे? छोटे भाई थे, है ना। अब इनकी रचनाओं में को देखते हैं मुकुटधर पांडे की, तो एक था कुर्री के प्रति। ये छायावाद की प्रथम कविता के नाम से भी यह कविता के रूप में जानी जाती है। ठीक है, कौन सी कवि इनकी रचना? कुर्री के प्रति। इसके अलावा पूजा के फूल और शैल वाला, ठीक है, मेरा हृदय दान, मेरा हृदय दान, ठीक है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं मुकुटधर पांडे जी की। कुर्री के प्रति हो गया, पूजा के फूल हो गया, शैल वाला और मेरा हृदय दान, ये सभी मुकुटधर पांडे ने रचना किया था इनका, है ना। और कालिदास के मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया था, ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो उसके बाद हम देखते हैं, आगे चलते हैं। तो नरसिंह दास वैष्णव, नरसिंह दास वैष्णव का था दोस्तों, इसे जन्म से अंधा भक्त कवि जाता है, यानी जन्मांध अंधा भक्त कवि जाता कहा जाता था इनको, अंधा भक्त कवि, है ना। तुलसी ग्राम में दोस्तों इन्होंने आश्रम लिया था और छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि बोला जाता है इनको, नरसिंह दास वैष्णव ने। खासकर इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि किसने कहा? डॉक्टर विनय कुमार पाठक ने इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि कहा था, नरसिंह दास वैष्णव ने। ठीक है दोस्तों, इन्होंने शिवायन की रचना की थी 1907 में, आधुनिक काल में के अंतर्गत हम देखें तो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जानकी माई हित विनय और नरसिंह चौतीसा भी इनकी रचनाओं में शामिल है। ठीक है, नरसिंह दास वैष्णव देखने के बाद हम चलते हैं आगे। तो आगे हमें देखना है भगवती सेन की रचनाएं। ठीक है, ये जन जागृति से संबंधित या जन जागृति के पक्षधर कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में है नया खून, नदिया मरे प्यास, दही के भोरहा माँ और सूरज एदे फेर हपट गे, देख रे आंधी सुन रे कान, ये सभी दोस्तों भगवती सेन की रचनाएं हैं। ठीक है, इसके आप याद रखिए दोस्तों, भगवती सेन, जैसे कि हमारे गांव में एक तो भगवती नाम का आदमी था, वो क्या था? बहुत मजा किया था और बहुत किस्से कहानी वगैरह सुनाता था। तो इन किस्से कहानियों में क्या क्या शामिल था? वो नया खून वाला किस्सा सुनाता था और नदिया मरे प्यास, ऐसा भी कुछ वो बोलता था, हाना टाइप का, और दही के भोरहा माँ वाला एक बात भी उन्होंने बताया, और सूरज ये दोपहर हपट गए और देख रहे आँखें सुन रहे कान, इस टाइप की मतलब वो क्या करता था? वो भाषा बोलता था, ये बातें बताता था। ऐसा करके आप याद रख सकते हो भगवती सेन की रचनाओं के बारे में। इन्हें जन जागृति का पक्षधर कवि कहा जाता है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखें गिरवर दास वैष्णव जी। अब ये जो है सामाजिक क्रांति के कवि माने जाते हैं। ठीक है, कौन? गिरवर दास दोस्तों। इनकी रचनाओं में हम देखें तो छत्तीसगढ़ी सुराज, ठीक है, जवाहर के गीत, गांधी के गुणगान, है ना। उसके बाद बुढ़वा विवाह याद रख सकते हैं, बुढ़वा विवाह, और माल गुजार मन के मसमोटी। ठीक है, कुछ रचनाओं को इनकी याद रख सकते हैं गिरवर दास वैष्णव की। ठीक है, तो गिरवर दास वैष्णव की रचनाओं में आपको देखना है। ठीक है, तो ये क्या थे? सामाजिक क्रांति के कवि थे, है ना। छत्तीसगढ़ी सुराज कविता संग्रह जो इन्होंने लिखा गिरवर दास जी ने, और इनकी जो एक रचना है जवाहर के गीत और गांधी के गुणगान, ठीक है, और हरिजन के हत्या और बुढ़वा बिहाव, साथ ही साथ माल गुजार मन के मसमोटी, ये कुछ रचनाएं इनकी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों यहाँ पे कपिलनाथ कश्यप के कुछ, कपिलनाथ मिश्र, इनकी कुछ रचनाएं जो है वो छूट रही हैं, यहाँ पे नीचे चला गया है। कपिलनाथ मिश्र जो था, ठीक है,
चलिए इनके थोड़ा सा दिख रहा है उसको कर लेते हैं हम। ये हास्य से संबंधित थे, हंसी मजाक से संबंधित कपिल नाथ मिश्र का प्रमुख स्वभाव था। इनकी जो रचना है खुसरा चिरई के बिहाव, समधी के फजीता वगैरह याद रखें दोस्तों, और जो छूट गया है वो हम फिर से कभी आपको ला के दे देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम आ जाते हैं सीधा प्यारे लाल गुप्त पे, है ना। प्यारे लाल गुप्त जी की रचनाओं देखते हैं। इनकी रचना थी श्री गुप्त, है ना। छत्तीसगढ़ी आधुनिक साहित्यकारों के भीष्म पितामह। ठीक है, प्यारे लाल गुप्त जी को बोला जाता है, क्या बोला जाता था इनको, बोला जाता है छत्तीसगढ़ी आधुनिक साहित्यकारों के पितामह के रूप में इन्हें जानते हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं अगर हम देखें तो प्राचीन छत्तीसगढ़ और बिलासपुर वैभव, एक दिन, ठीक है, लवंग लता इनकी उपन्यास थी, और एक दिन जो है इनका नाटक था। एक दिन इन्होंने नाटक किया, ऐसा करके याद रख सकते हो। रतिराम का भाग्य सुधार, पुष्पहार, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमर कतका सुंदर गांव, ये जो है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है। तो प्यारे लाल गुप्त की रचनाओं में आपको ध्यान क्या रखना है, कौन कौन सी रचना आपको याद रखनी है, तो आपको याद रखना है प्यारे लाल गुप्त की श्री गुप्त को याद रखना है। छत्तीसगढ़ी आधुनिक साहित्यकारों का भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते थे, है ना, प्यारे लाल गुप्त। और प्राचीन छत्तीसगढ़ की रचना इन्होंने की है, प्राचीन प्यारे लाल गुप्त जी ने, है ना। और साथ में बिलासपुर वैभव की रचना करी, और एक दिन और लवंग लता, साथ ही साथ रतिराम का भाग्य सुधार, पुष्पहार, अमर कत का सुंदर गांव, ये सभी प्यारे लाल गुप्त की रचना है। इसके अलावा हम देखें खुदूराम दलित ये गांधीवादी विचारधारा के कवि माने जाते हैं। बाल साहित्य, ठीक है, बाल साहित्य की रचना इन्हों की सियानी गोठ, कनवा समधी, है ना, हमर देश, कुछ रचनाएं आप याद रख सकते हैं कोदूराम का। कृष्ण जन्म और बाल निबंध, ठीक है। छन्नर छन्नर पैरी बाजे, या छुन्नुर छुन्नुर पैरी बाजे होना चाहिए था, ये छन्नर छन्नर पैरी बाजे। तो इसके कुछ रचनाएं इस टाइप की याद रख सकते हैं, कृष्ण जन्म। इसके अलावा बाल निबंध, है ना, छत्तीसगढ़ी गांधीवादी विचारधारा के कवि माने जाते थे कोदूराम, ठीक है। इन्हें बाल साहित्य की रचना की, साथ ही साथ सियानी गोठ और कनवा समधी, ये भी इनकी रचना है, और हमर देश, ठीक। तो कुछ इनकी रचनाएं आप इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद द्वारिका प्रसाद तिवारी की रचना के बारे में हम आते हैं, ठीक है भाई। द्वारिका प्रसाद तिवारी, तो इन्हें भारतेंदु साहित्य समिति के प्रधान सचिव होने का सम्मान प्राप्त है। भारतेंदु साहित्य समिति जो था उसमें ये क्या थे, प्रधान सचिव थे। द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र है दोस्तों, द्वारिका तिवारी विप्र, पहले राजभाषा एवं खड़ी बोली में इन्होंने रचना की, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली में रचना की, बाद में इन्होंने फिर छत्तीसगढ़ में रचना करना शुरू किया था। इनकी कविता के मुख्य विषय थे दोस्तों प्रेम, श्रृंगार और राष्ट्रीयता, है ना। तो देखते हैं इनकी रचनाएं। राम और केवट संवाद, ठीक है, भगवान राम और केवट संवाद की रचना इन्होंने की है। कुछू काही, ठीक है। उसके बाद बुड़ती बेरा याद रखेगा इनकी रचना। गोस्वामी तुलसीदास, सुराज गीत, डबकत गीत, गांधी गीत और योजना गीत, ठीक है। योजना गीत जो है फागुन गीत से संबंधित है, ठीक है। तो इनकी रचनाएं द्वारिका तिवारी विप्र की, ये सभी देख लीजिए। ये प्रेम, श्रृंगार, राष्ट्रीयता से संबंधित थे, है ना। इन्होंने राम और केवट संवाद लिखा, राम और केवट संवाद, ठीक। जब इन्होंने राम और केवट संवाद लिखा तो गोस्वामी तुलसीदास भी इन्होंने लिखा, ऐसा आप ये ध्यान रखेगा। कुछू काही और बुड़ती बेरा के साथ सुराज गीत की रचना द्वारिका प्रसाद तिवारी ने किया था, ठीक है। गीत में इससे संबंधित इसकी 3-4 रचनाएं होगी, जैसे कि सुराज गीत, डबकत गीत, गांधी गीत, योजना गीत और फागुन गीत, ठीक है भाई। उसके बाद हम देखते हैं कुंज बिहारी चौबे के बारे में है। कुंज बिहारी चौबे, ये दोस्तों बिहारी विद्रोही कवि के बारे में, विद्रोही कवि कहे जाते थे, छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील कवि कहे जाते थे। और इनकी रचनाएं हम देखें तो बियासी के नागर और बियासी के गीत, ठीक है। बियासी के नागर में दोस्तों बियासी के गीत के बारे में बताया है कुंज बिहारी चौबे, है ना। तो अब यहाँ इसको ये याद रख सकते हैं, ये 24 घंटे काम करूँगा मैं, ऐसा बोलता था, है ना। तो बियासी का नागर है, तुझा दिन भर नागर जोत, ऐसे करके
है ना। तो ये विद्रोही कवि था और ये क्या किया, ब्यासी के नांगर की रचना की। छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रगतिशील कवि के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद आते हैं कपिलनाथ कश्यप जी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के भागीरथी कवि। देखिए दोस्तों, हर कवि में कुछ न कुछ इनको उपनाम दिया गया है, ठीक है, जैसे कि कपिलनाथ कश्यप को दिया गया है, ठीक। अब इनकी रचनाओं के बारे में चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। तो इनकी रचनाओं में सबसे पहला है श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत, रामराज, ठीक है, सीता की अग्नि परीक्षा, संतन जन्म और राम जन्म, डहर के फूल, डहर के कांटा, अब तो जागी रे, अंधियारी रात, गजरा नवा बिहान, ठीक है। कपिलनाथ कश्यप की ये जो रचनाएं हैं, इसमें आपको बहुत सी रचनाओं को याद रखना होगा दोस्तों। चलिए एक बार हम फिर से आपको थोड़ा बताते हैं कपिलनाथ कश्यप की रचनाओं के बारे में। छत्तीसगढ़ के भागीरथी कवि तो इन्हें बोला ही जाता है। साथ ही साथ इन्होंने श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत, रामराज, सीता की अग्नि परीक्षा, संतन जन्म और राम जन्म, डहर के फूल, डहर के कांटा, अब तो जागो रे, अंधियारी रात, गजरा नवा बिहान, ये सभी रचना कपिलनाथ कश्यप की हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना। श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना, अब इसका क्या नाम, इसको भी कुछ उपनाम गया होगा। तो इसको पद्मश्री प्राप्त छत्तीसगढ़ी साहित्यकार बोला जाता है, ठीक है। ऐसा साहित्यकार जिन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ था श्यामलाल चतुर्वेदी जी को, ठीक है। बेटी के विदा, ठीक है, राम बनवास, पर्रा भर लाई, ऊकर अगोरा माँ, भोलवा भोला राम बनीस, ठीक है, अब आइस बादर करिया, मया के मोटरी। तो ये सभी जो रचनाएं हैं, ये श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पद्मश्री प्राप्त छत्तीसगढ़ी साहित्यकार, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने श्यामलाल चतुर्वेदी जी ने बेटी की विदा रचना की, राम बनवास गए, पर्रा भर लाई, वहाँ ऊकर अगोरा माँ, भोलवा भोला राम, है ना, अब आइस बादर करिया, अब मया के मोटरी, ठीक है दोस्तों। हम अगर चाहें तो इसको अब छोटा सा ट्रिक आपको ऐसे ही बता देते हैं, तुरंत मेरे दिमाग में भी आया है श्यामलाल चतुर्वेदी के बारे में, ठीक है। वो क्या था दोस्तों, श्यामलाल, श्याम अर्थात भगवान का ही एक क्या, राम का ही रूप था, है ना, श्याम भी। तो दोस्तों देखिए, है ना, श्याम जी ने क्या किया, राम जी ने, है ना, तो श्याम और राम, ठीक। तो श्यामलाल चतुर्वेदी, तो यहाँ पे आप रामलाल भगवान का रूप मान सकते हैं। तो राम भगवान क्या हुए, वनवास गए थे, उनके साथ कौन थी, सीता माता थी। सीता माता जैसे उनका ब्याह हुआ था, ठीक है, ब्याह हुआ था, वो क्या कि राजा जनक ने अपनी बेटी विदा कर दिया भगवान राम के पास। तो वो बेटी के विदा आप इसे याद कर सकते हैं। फिर राम क्या हुए, वनवास चले गए सीता जी को लेके। वहाँ पर दोस्तों इनको क्या मिला, पर्रा भर लाई मिला खाने को, और ऊकर अगोरा माँ। फिर क्या होता है दोस्तों, सीता जी को हरण करके ले जाते हैं रावण। तो वहाँ सीता जी भी अगोरा में रहते हैं, और यहाँ पे राम जी भी अगोरा करते हैं कि कब सीता मिले, ऐसे करके, है ना। तो इसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद भोलवा भोला राम बनीस, तो जो भगवान राम थे वो बहुत भोले थे, है ना, ऐसे करके याद रख सकते हो। अब आइस बादर करिया, तो जब रावण के ऊपर जब फिर क्या होता है, संकट आता है, तब उसको लगता है अरे ये करिया बादर आ रहा है ना। और मया के मोटरी, फिर जो भगवान राम और सीता जी की मया का मोटरी है, वो फिर खुल जाता है उनके मिलन होने के बाद। ऐसा करके आप याद रख सकते हो श्यामलाल चतुर्वेदी की रचनाओं को, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए। नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ के राज्य गीत जो कि है अरपा पैरी के धार, ठीक है, इसके रचयिता हैं नरेंद्र देव वर्मा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। चलिए इनकी रचना के बारे में बताते हैं। राम कृष्ण मिशन रायपुर के संस्थापक भी माने जाते हैं, ठीक है, और स्वामी आत्मानंद के अनुज थे, ठीक है। स्वामी जो आत्मानंद थे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संत, ठीक है, उनके अनुज छोटे भाई थे नरेंद्र देव वर्मा जी, ठीक है। उसके बाद इनकी रचना देखें तो सुबह की तलाश, जो कि इनकी एक उपन्यास थी, छत्तीसगढ़ महिमा, अपूर्वा, ठीक है। अनुवाद इन्होंने अनुवाद किया था मोंगरा, श्री माँ की वाणी, श्री कृष्ण की वाणी,
श्री राम की वाणी, बुद्ध की वाणी, ईसा मसीह की वाणी, ठीक है, मोहम्मद पैगंबर की वाणी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों नरेंद्र देव वर्मा में आपको वाणी जोड़ देंगे तो बहुत सी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। मोंगरा, उसके बाद श्री माँ की वाणी है ना, श्री कृष्ण की वाणी, श्री राम की वाणी, बुद्ध की वाणी, ईसा मसीह की वाणी, मोहम्मद पैगंबर की वाणी, ये सभी इनकी रचनाओं में शामिल था। इसके अलावा इन्होंने एक भाषा ग्रंथ लिखा था, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नरेंद्र देव वर्मा क्या थे, छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता थे। रामकृष्ण मिशन रायपुर के संस्थापक स्वामी आत्मानंद के अनुज थे। ये जो है सुबह की तलाश में निकले नरेंद्र देव वर्मा जी। वहाँ उन्हें क्या हुआ अपूर्वा दिखी। कौन दिखी? अपूर्वा दिखी, ठीक है। अब उससे पहले छत्तीसगढ़ी महिमा कभी इसने रचना किया, वो भी ध्यान रखें। अपूर्वा दिखी तो वो क्या बोले, मैं मोंगरा फूल जो है खोज दूं क्या, ऐसे करके ये सोचने लगा, ठीक है। फिर ये दुनिया भर की सोचने लगा कि अरे यार ऐसा करना ठीक नहीं है। फिर वो सोचने लगा माँ क्या कहेंगे, ठीक है, श्री माँ की वाणी, भगवान श्री कृष्ण क्या कहेंगे, श्री कृष्ण की वाणी, श्री राम जी क्या सोचेंगे, श्री राम की वाणी, बुद्ध की वाणी, ठीक है। अपने बुद्धि से भी सोच सोच के वो फिर वाणी निकालने लगा, बुद्ध की वाणी, ईसा मसीह की वाणी, मोहम्मद पैगंबर की वाणी, ऐसा करके आप नरेंद्र देव वर्मा की रचना को याद कर सकते हो। और आगे देखिए, हम देखते हैं जीवन यदु की कुछ रचनाएं, ठीक है। जीवन यदु, इनकी रचनाओं में झील की मुक्ति के लिए, ठीक है, अन कहा है जो तुम्हारा, ठीक है। इनकी मड़ई पत्रिका को देख लेना दोस्तों, जीवन यदु का, और वकील का फीस, ठीक है। इसके अलावा झील की मुक्ति के लिए देखिएगा, और अन कहा है जो तुम्हारा, वकील की फीस, मड़ई पत्रिका, ठीक। ज़्यादा नहीं देखना है इसके बारे में, इतना ही देखिएगा। अब ज़्यादा तो हमें यहाँ देखना है दोस्तों नारायण लाल परमार के बारे में। क्या देखना है? नारायण लाल परमार हिंदी और छत्तीसगढ़ी के सिद्धहस्त कवि के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। बाल साहित्यकार इन्हें माना जाता है, ठीक है। नाम क्या है इनका? नारायण लाल परमार, याद रखिएगा। हिंदी और छत्तीसगढ़ के सिद्धहस्त कवियों में इनका नाम आता है। इनकी उपन्यास थी प्यार की लाज, ठीक है, प्यार की लाज और पूजामय। इनकी कविता थी भांवर भर धूप, रोशनी का घोषणा पत्र, ठीक है, भांवर भर धूप और रोशनी का घोषणा पत्र। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी में इन्होंने सोन के बाली की रचना की थी, सूरज नहीं मरे और मतवार और दूसर एकांकी की भी इसने रचना किया था नारायण लाल परमार ने, ठीक। तो इनकी कुछ रचनाओं का आपको ध्यान रखना है, तो वो ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ में सोन के बाली, सूरज नहीं मरे, ठीक है, आँखों के पानी, आँखी के पानी मर गए, ठीक है, आँखी के पानी मर गए, तो ऐसे कुछ रचना को आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो नारायण लाल परमार के बारे में इतना देखिएगा। उसके बाद हम आगे चलें तो आगे देखते हैं डॉक्टर बलदेव के बारे में। डॉक्टर बलदेव, ठीक है, वृक्ष में तब्दील हो गई औरत, ठीक है, ये जो इनकी रचना है आप ध्यान रख सकते हैं। वृक्ष में तब्दील हो गई औरत, बलदेव, ठीक है। रायगढ़ में कथक, ठीक है, रायगढ़ में कथक के बारे में इन्होंने लिखा है। इसके अलावा धरती सबके महतारी, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा मेरी छत्तीसगढ़ी कहानियाँ, भिलाई के धमन भट्टी, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक। तो डॉक्टर बलदेव, इनके बारे में वृक्ष में तब्दील हो गई औरत, रायगढ़ में कथक, ये भी रचना की, और धरती सबके महतारी, ठीक है। साथ ही साथ आप याद रख सकते हैं मेरी छत्तीसगढ़ी कहानियाँ और भिलाई के धमन भट्टी को याद रख सकते हैं बलदेव, डॉक्टर बलदेव के बारे में, ठीक है। तो आगे चलिए लखनलाल गुप्त के बारे में आ जाते हैं दोस्तों हम यहाँ पे, ठीक है। लखनलाल गुप्ता, नहीं गुप्त है, ठीक है। इनकी काव्य जो है दोस्तों सैनिक गान, सत्यमेव जयते, पद्म प्रभा, संझौती के बेरा, चंदा अमृत बरसाइच, ठीक है। ये तो उपन्यास था इनका लखनलाल गुप्त का।
फिर इनकी एकांकी संग्रह में देखें तो सरगले डोला आइस, निबंध सोनपान गोठपात, ठीक है। निबंध में अगर आप इनके देखेंगे तो वो था सोनपान और गोठपात। आत्मकथा सूरता के सोन किरण। बाल साहित्य हाथी घोड़ा पालकी, बाल साहित्य में इनके शामिल था। छत्तीसगढ़ी बाल नाट्य, ठीक है, बाल साहित्य में शामिल था। इनकी नाटक में जाग छत्तीसगढ़ जाग। तो ये लखनलाल गुप्त की महत्वपूर्ण ये जो कहानियाँ नाटक उपन्यास है, इसमें आप सभी को ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एक बार और हम आपको बता देते हैं ये सभी ना। तो चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। इनकी रचना में काव्य में हमें देखना है, ठीक है। तो काव्य में सैनिक गान देखिए, ले सत्यमेव जयते, पदम प्रभा संझौती के बेरा। रचना उपन्यास चंदा अमृत बरसाई। एकांकी में देखना है सरगले डोला आइस। एकांकी में देखना है सरगले डोला आइस। निबंध में सोनपान और गोठपान। आत्मकथा में लखनलाल का देखना है तो गुप्त का इनका था सूरता के सोन किरण। बाल साहित्य में देखिएगा हाथी घोड़ा पालकी और छत्तीसगढ़ी बाल नाटक। नाटक में इनका देखना है छत्तीसगढ़ जाग छत्तीसगढ़ जाग, ठीक है। उसके बाद हरि ठाकुर। तो हरि ठाकुर की कुछ रचनाओं को हम देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। प्रसिद्ध गीतकार भी माने जाते हैं, तो प्रसिद्ध गीतकार माने जाते थे हरि ठाकुर। सूरता के चंदन, धान के कटोरा, ये सब इनकी रचना थी। मुक्ति गीत और देवारी गीत, ठीक है। सूरता के चंदन के अलावा धान के कटोरा एक रचना है इनकी, और मुक्ति गीत और देवारी गीत याद रख लीजिएगा। जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी के इतिहास पुरुष, ये भी ध्यान रखिए। उसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह के ऊपर लिखा है इन्होंने एक खंड काव्य, आज हवा कावर कुनकुन है, ठीक है, हरि ठाकुर की है। बानी है अनमोल, ठीक है, पानी है अनमोल, नए विश्वास के बादल। ठीक दोस्तों, हम थोड़े से देर में अगला पाठ करेंगे।